नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज हम कक्षा 8 की हिंदी विषय का पहला पाठ ध्वनि पढ़ेंगे। जैसे कि हमें नाम से ही पता लग रहा है कि ध्वनि, ध्वनि का मीन्स होता है आवाज़। जब हम संगीत की ध्वनि सुनते हैं तो हमारा मन जो है वो प्रफुल्लित हो जाता है। तो यह जो चैप्टर है, यह जो पाठ है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखा गया है, जो हमारे हिंदी साहित्य के जाने-माने कवि एवं लेखक हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अगर हम सीधे शब्दों में बात करते हैं तो इन्हें निराला जी के नाम से पहचाना जाता है। इनका जन्म 11 फरवरी 1896 में 1896 में हुआ और इनकी जो मृत्यु है वो 15 अक्टूबर 1961 अर्थात 1961 में हुई। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों विधाओं में, विधा मतलब गद्य, पद्य, कहानी, ये सब विधा होती हैं, तो इन्होंने गद्य और पद्य अर्थात गद्य भाग और पद्य भाग दोनों विधाओं में इन्होंने रचनाएं अपनी दी हैं। काव्य, इनका जो मुख्य काव्य संग्रह है, जैसे कि जूही की कली, परिमल, अनामिका आदि जो है प्रसिद्ध इनकी काव्य रचनाएं हैं। आज हम ध्वनि पाठ के अंदर जो हमारे लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वह मानवीय संवेदनाओं को दर्शा रहे हैं कि आज का जो मनुष्य है अर्थात युवा पीढ़ी जो आज की है, उसकी तरफ यह इशारा कर इंगित करते हुए वह कह रहे हैं कि किस प्रकार से जो मानवीय संवेदनाएं हैं, मानव की जो संवेदनाएं हैं, जो वेदना है, जो दुख है, उसको मैं कैसे दूर कर सकता हूँ। अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी काव्य रचनाओं के माध्यम से मैं कैसे उनको एक नव जागृत जीवन को प्रदान कर सकता हूँ। तो उसी के बारे में इस कविता के अंदर सूर्यकांत त्रिपाठी, जिन्हें निराला जी भी कहते हैं, उन्होंने बताया है। तो वो अपनी भाषा शैली को लेकर के कहते हैं, देखिए शुरू करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। अब यहाँ निराला जी क्या कहना चाहते हैं? अपने आप को, स्वयं को लेकर कहते हैं कि अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है। यहाँ पे कहते हैं निराला जी कि मेरी जो कविताएं हैं या जो मेरा काव्य है, उसका अंत मैं अभी नहीं कर सकता, अर्थात वो पूर्णता की तरफ, समाप्ति की तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि मैं तो अभी अभी आया हूँ। मेरे वन में मृदुल वसंत, मृदुल, मृदुल का अर्थ क्या हुआ यहाँ पे? कोमल, मृदुता है ना, कोमल। तो अभी अभी आया हूँ और मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी अभी तो मेरा जो ये वन है अर्थात मेरी जो जीवन रूपी चर्या शुरू हुई है, उसमें यह कोमल का वसंत आया है। अभी न होगा मेरा अंत, और अभी जो है मेरा अंत नहीं होगा। यहाँ पर देखो जो कवि है निराला जी, वो दो बात को दर्शा रहे हैं। एक तो यह दर्शा रहे हैं कि जब वसंत ऋतु का आगमन होता है, तो जितनी भी जो पुराने जर्जर अवस्था वाले जो पत्ते होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, और नए नए जो पत्ते होते हैं वो प्रस्फुटित हो जाते हैं ना, नए नए सुंदर सुंदर फूल आने लग जाते हैं। वसंत ऋतु में आया वसंत, इस प्रकार से। तो यहाँ पे दोनों बात को वो दर्शा रहे हैं। दो, हिंदी भाषा में हमेशा किसी भी कविता का जब हम अनुवाद करते हैं तो उसको किसी ना किसी बात के साथ जोड़कर चलाना जरूरी होता है, क्योंकि कवि की जो बातें होती हैं वो दो तरफ चलती है। तो यहाँ पे कवि अपने आप को आशावादी मान रहे हैं, उनमें आशा का संचार है, और वह अपने काव्य के माध्यम से कह रहे हैं कि अभी जो है मेरा अंत नहीं होगा, मैं तो अभी अभी आया हूँ। उसी प्रकार से जो वसंत ऋतु का जब आगमन होता है वन में, और कोमल कोमल जो कलियां हैं वो प्रस्फुटित हो जाती है, तो अभी मेरा अंत नहीं है, अर्थात अभी तो मैं नकारात्मकता को हटाने आया हूँ और सकारात्मकता का उजागर करने आया हूँ। आगे देखो, हरे हरे ये पात, हरे हरे। अब देखो बीच में एक चिन्ह लगाया गया है, इस चिन्ह को हम बोलते हैं योजक चिन्ह।
जो शब्दों को आपस में जोड़ता है। योजक, योग, योग मतलब जोड़ना। तो हरे हरे ये पात, पात मतलब पत्ता, ठीक है? हरे हरे ये पात, डालियां, कलियां, कोमल गात। अब यहाँ पे मैंने डालियां और कलियां में थोड़ा सा विराम कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर हमें विराम का चिन्ह मिल रहा है, ठीक है? कॉमा जहाँ पे है, अल्प विराम। तो देखो, डालियां, कलियां, कोमल गात, गात का मतलब होता है शरीर। तो डालियां, कलियां, कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। अब यहाँ पे निराला जी क्या कह रहे हैं? हरे हरे ये पात, तो देखो यहाँ पे वसंत ऋतु प्लस नवयुवक दोनों को जोड़ दिया गया। हरे हरे ये पात, जब वसंत ऋतु का आगमन होता है तो पीले, मुरझाए हुए, जर्जर अवस्था में जो पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं, और वसंत ऋतु में सारे पत्ते सुंदर हरे हरे होते हैं। उसी प्रकार से आगे कहा कि डालियां, कलियां, कोमल गात, अर्थात जो डालियां होती हैं, जो कलियां होती हैं, वो कोमल हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, सरल हो जाती है, उनका जो शरीर है वो कोमल हो जाता है। यहाँ पे दो बातों को जोड़ दिया, क्या? कि जो नवयुवक है, जो नए नए नवयुवक बने हैं, मतलब नए नए संसार में, इस जीवन में अपनी नवयुवकता को लेकर के आए हैं, उसी प्रकार से जो छोटे छोटे जो फूल होते हैं वो अंकुरित होते हैं, प्रस्फुटित होते हैं, और एक नए बड़े शरीर को धारण कर देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ नवयुवकों के बारे में कहा गया है। आगे देखो, कवि खुद के ऊपर, स्वयं के ऊपर लेके क्या कह रहे हैं कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं जो है, मैं खुद ही अपने सपनों को क्या कर लूंगा? मीठा कर लूंगा, कोमल कर लूंगा, ठीक है? इतने, मतलब यहाँ पे देखो सीधी सीधी सी बात आ रही है कि जो कवि हैं, जो लेखक हैं, वो आशावादी हैं। वो कहते हैं कि मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं है, मैं जो स्वप्न देख रहा हूँ, या जो मेरे जीवन में सपनों की एक लाइन लगी हुई है, मैं उसको कोमल कर लूंगा, फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जिस प्रकार से वसंत ऋतु में, वसंत आने के बाद वसंत अपनी ऋतु का आगमन हो जाता है और सब पर वह अपना एक ऐसी छटा छोड़ देती है कि फूल खिलने लग जाते हैं। उसी प्रकार से कवि यहाँ कह रहे हैं कि फेरूंगा निद्रित कलियों पर। निद्रित मतलब जो कम खिली हुई हैं, आधी खिली हुई हैं, है ना, जो अभी निद्रा में है, निद्रित है, अर्थात थोड़ी खिली हुई जो कलियां हैं, उन पर मैं वसंत ऋतु का एक जादू की जो छटा है उसको बिखेर दूंगा। उसी प्रकार से यहाँ कह रहे हैं कवि कि मैं अपने कविता के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से, जो युवा पीढ़ी है, जो उदास हो गई है ना, जो निडर नहीं रही है, मैं अपनी कविता के माध्यम से उनके सपनों को मृदुल कर दूंगा, अर्थात कोमल कर दूंगा, और आशावादी दृष्टिकोण का यहाँ पर मैं संचार कर दूंगा। फिर कहा कि जगह एक प्रत्यूष मनोहर। प्रत्यूष, प्रत्यूष माने सवेरे का जो आगमन होता है उसे प्रत्यूष कहते हैं, और मनोहर जो मन को हरता है, मतलब सुंदर। तो कहते हैं कि जो निद्रित कलियां हैं, जो आधी खिली हुई, थोड़ी खिली हुई कलियां हैं, मैं उन पर एक सुंदर सवेरे का आगमन लाऊंगा, और वो इतनी सुंदर लगने लग जाएगी, पूरी वाटिका को जो है वो सुंदर बना देगी। उसी प्रकार से मैं अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से इस नवयुवा पीढ़ी की जो नकारात्मकता उनमें कूट कूट कर भर गई है, उसको मैं सकारात्मकता में भर दूंगा। आगे, पुष्प पुष्प से तंद्रालस, तंद्र प्लस आलस, यहाँ पे दीर्घ संधि हो रही है, तंद्रा, आ का आगमन हो गया। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। अब कहते हैं कि पुष्प पुष्प से, जो फूलों के अंदर तंद्रालस मतलब जो नींद है, जो आलस है, और जो लालसा है, जो इच्छा है, उन सबको मैं खींच लूंगा। अब यहाँ पे वसंत ऋतु आने के बाद वसंत ऋतु अपना अधिकार जमा कर ये बात कह रही है कि जिन पुष्पों में आलस है, जिन पुष्पों में लालसा है ना, जो कोई इच्छा बची हुई है, मैं उन सबको खींच करके एक सुंदर और सहज बना दूंगा। उसी प्रकार से कवि कहना चाहते हैं कि मैं अपने काव्य के माध्यम से जो नवयुवक
आलस से, नींद से, इच्छाओं से भरे पड़े हैं, मैं उन सबको दूर कर दूँगा। अपने नवजीवन का अमृत शहर से सींच दूँगा मैं। वो कहते हैं कि अपने नवजीवन अर्थात अपने काव्य से यहाँ वसंत ऋतु भी एक हम यहाँ कह सकते हैं कि वसंत ऋतु भी अपना अधिकार जमा रही है कि मैं भी अपनी ऋतु के आगमन पर सब फूल, पौधे जितने भी हैं, उनको उल्लासित कर दूँगी। उसी प्रकार से कवि यहाँ पर कहता है कि मैं अपनी काव्य के माध्यम से एक अमृत रूपी अपने आप से उन पर सींच दूँगा और वो खिल जाएँगे। अर्थात उनमें आशावादी दृष्टिकोण जो है वो स्वयं से शहर से ही आ जाएगा। अपनी हर्ष के साथ अर्थात प्रसन्नता के साथ में आ जाएगा। तो आगे देखो, द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। अब यहाँ पे कवि फिर क्या कहना चाहते हैं? मैं उन ऐसे जो नकारात्मकता की तरफ है, जो इस समय हार चुके हैं अपने आप से, उन्हें लगता है कि हम कुछ कर नहीं सकते, मैं उन्हें एक ऐसा द्वार दिखाऊँगा, एक ऐसे मार्ग की तरफ प्रशस्त करूँगा, जहाँ पर वे अनंत प्रकार से आशावादी हो जाएँगे। जैसे बसंत ऋतु में फूल इतने सुंदर लगते हैं, उन पे मधुमक्षिका, तितलियाँ, भंवरे सब अपनी वाणियों में गुंजन करने लग जाते हैं। और उनकी एक अलग ही छटा होती है पेड़ की, पौधों की, फूलों की। जब उनको देखते हैं तो आँखें अपने आप से प्रसन्नता की तरफ जाती है। तो उसी प्रकार से जो लेखक है वो कहना चाहते हैं कि मैं ऐसे नवयुवकों को जो नकारात्मकता की तरफ जा रहे हैं, जो अपने जीवन से थोड़ा-सा हार मान चुके हैं, मैं उन्हें आशावादी दृष्टिकोण की तरफ ले जाऊँगा और अनंत कर दूँगा उनको, अनंत मतलब उनके हमेशा के लिए उन्हें एक आशावादी दृष्टिकोण दूँगा, अभी ना होगा मेरा अंत। फिर कवि अपनी कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी-अभी तो मैं आया हूँ, अर्थात अभी-अभी तो मेरा काव्य जो है वो आया है। तो इस पूरे पाठ से हम यह समझ सकते हैं कि जो मानव में वेदना है या मानव की जो भावना है, उनको जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कवि हैं, वो यह कहना चाहते हैं कि हमें एक-दूसरे के साथ एक ऐसी ध्वनि का प्रसार करना चाहिए, जिससे कि हम आशावादी दृष्टिकोण की तरफ बढ़ते जाएँ और हम हमारे जीवन में हमेशा वृद्धि करते जाएँ, कभी हार को स्वीकार ना करें। तो यहाँ पर कवि अपनी कविता के माध्यम से यही बात कहना चाहते हैं। सबको समझ में आ गया आपको चैप्टर? मैं अपने पाठ को पूर्ण विराम देती हूँ। धन्यवाद।